चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे वेक्टर्स, और कल हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन किया था, है ना। आज हम लोग वेक्टर में स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या स्टार्ट करेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करना है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये रिजोल्यूशन का मतलब क्या है ना। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट करना, तोड़ देना। क्या? स्प्लिट करना, तोड़ना, है ना। अगर आप एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़ देते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोले? रिजॉल्व करना मतलब तोड़ना, ठीक है। तो आप अगर एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़ते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। समझा जाए आगे? पहले लिखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिखेंगे इसमें splitting a vector, splitting a vector, splitting a vector into two or more vectors, into two or more vectors, into two or more vectors is known as is known as is known as resolution of vector, is known as resolution of vector, is known as resolution of vector। ठीक है, फिर हेडिंग में डालेंगे resolution of vector in two mutually perpendicular axes, two mutually perpendicular axes। हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में, है ना। दो एक्सिस में तोड़ेंगे पहले हम लोग। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। चलिए स्टार्ट करें, है ना। सुनेंगे इधर, देखिए। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस बोला, इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस बोला, और ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। हमको बोला गया कि एक वेक्टर है, वेक्टर आर। ये वेक्टर क्या है? वेक्टर आर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है पी, मान लेते हैं। तो ये वेक्टर आर ओरिजिन से पॉइंट पी का पोजीशन बता रहा है, और ओरिजिन से किसी पॉइंट का पोजीशन बताने वाला वेक्टर ये क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि वेक्टर आर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। ये अभी एक वेक्टर है, हमको इस वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या करना है? तोड़ देना है। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमको इसको क्या करना है? तोड़ना है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये पॉइंट पी है तो पक्का है कि इसका कोऑर्डिनेट होगा। इसका कोऑर्डिनेट बोल दिया क्या है? एक्स कॉमा वाई। होता है ना, हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई है। हम किए क्या कि इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पी से। मान लेते हैं ओ से इसको हम बोल देते हैं ए है, और ए से कितना है? पी है। अगर हम आपसे बोल दे कि बच्चों बताइए ओ से ए की दूरी कितनी है? बोलिए, ओ से ए की दूरी। तो आप बोलेंगे सर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, मतलब पक्का है कि यहां से यहां की दूरी एक्स है और यहां से यहां की दूरी क्या है? वाई है, बोलेंगे ना। तो ओ ए को आप लोग कितना बोलेंगे? एक्स बोलेंगे।
हम बोलेंगे ठीक है, आप तो यहाँ से यहाँ की दूरी बता दिए, लेंथ बता दिए, हम चाहते हैं कि आप इसको वेक्टर बना दीजिए। तो आप बोलेंगे ठीक है, वेक्टर ही बना देंगे। वेक्टर बनाने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड है, कमी किस चीज की है? डायरेक्शन की। वेक्टर के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे किसकी कमी है? डायरेक्शन की। अगर हम डायरेक्शन की कमी पूरी कर दें तो ये वेक्टर बन जाएगा। अब बताइए ओए कौन से एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कौन बताता है? आई कैप। तो हम करेंगे क्या? दोनों साइड आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आई कैप। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको मिलेगा ओ ए इंटू आई कैप इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ये क्या बन जाएगा? ओ ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू कितना? एक्स आई कैप। अब ओ ए वेक्टर हो गया है तो हमको इसको एरोस लगा के दिखाना पड़ेगा, हाँ या ना? ये ओ ए वेक्टर हो गया तो दिक्कत नहीं। इसके बाद नाउ अगर हम आपको ये बोले कि बच्चों एपी का वैल्यू कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे? वाई होगा। तो ए से लेके पी तक का जो लेंथ है ये कितना है? वाई है। हम बोलते हैं, हमने बोला कि हमको इसको भी वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? तो वेक्टर बनाना है तो क्या चीज की कमी है? डायरेक्शन की कमी है। और ये वाई एक्सिस में जा रहा है और वाई एक्सिस में डायरेक्शन कौन बताता है? जे कैप बताता है। कौन बताता है? जैसे एक्स एक्सिस में आई कैप बता रहा है वैसे वाई एक्सिस में कौन बताता है? जे कैप। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जे कैप, ठीक है। अब जब जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एपी इंटू जे कैप दिस इज इक्वल टू वाई इंटू जे कैप। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा? वो वेक्टर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। तो वेक्टर एपी इज इक्वल टू कितना आ गया? वाई इंटू जे कैप आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, आगे सुनेंगे अब, है ना। तो ये भी ए से पी, ये भी एक वेक्टर बन गया, ठीक है। और ये वेक्टर एपी है जो कि वाई इंटू जे कैप के बराबर है, ठीक है ना। अगर हम आपको ये बोले कि फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप बताइए क्या लिखेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? क्या पढ़ाया था मैंने? ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे और दोनों सेम ऑर्डर में हो तो ट्रायंगल का तीसरा साइड आपको क्या देता है? रिजल्टेंट देता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि ओपी वेक्टर जो है ये बराबर होगा किसके? ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर के, हाँ या ना। ए ओ ए प्लस एपी, यही लिखा है ना, ओ ए प्लस एपी, ये दो हो गया और ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। अब बताइए ओपी वेक्टर का वैल्यू कितना है? तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर। ओ ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? एक्स आई कैप। एपी वेक्टर का वैल्यू कितना है? क्या आपने एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर में तोड़ दिया? तोड़ दिए ना। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर आपसे बोला जाए बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं और आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है, क्या लिखेंगे बोलिए? मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? तो इसको आप लिखेंगे ना मॉड ऑफ वेक्टर आर दिस इज इक्वल टू, अरे मैग्नीट्यूड मतलब इस एरो का लेंथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस दिया है, हाँ या ना, परपेंडिकुलर दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते हैं यार? निकाल सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पढ़ाए थे यूनिट वेक्टर में भी, कितने पढ़ाए थे? यूनिट वेक्टर में, है ना। इसके बाद आगे अगर हम आपको ये बोले कि बताइए इसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर
unit vector along the direction of position vector। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। पढ़ा है ये चीज। अब बताइए वेक्टर आर का वैल्यू कितना है आपके लिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और मॉड ऑफ वेक्टर आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए, आर कैप इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप। ये हो गया क्या आपका यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है। यहाँ पे हमसे एक और चीज बोला जाता है बताने के लिए, क्या बोला जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। अब समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या है। ठीक है, देखिए इधर आपका ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, और ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है, हाँ या ना। इस एंगल का कॉस का वैल्यू ले लीजिए, किसका वैल्यू, तो कॉस अल्फा अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बेस ओए बाई हाइपोटेन्यूज कितना, ओपी। ठीक है। तो अगर आप ये वेक्टर वेक्टर एंगल बनाएगा ना एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, उस एंगल का कॉस का वैल्यू जब आप निकालेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो अगर हम आपको बोल दें कि बताइए यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, तो आप क्या बोलेंगे, बेस मतलब ओ ए बाई हाइपोटेन्यूज मतलब एपी। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस का वैल्यू कितना निकाले थे बाबू, कितना है एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज मतलब ओपी का लेंथ, ओपी का लेंथ मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड, कहाँ गया मैग्नीट्यूड, यहाँ, हाँ या ना, यही है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई एपी बोले तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम आपको बोले कि बताइए बच्चों कॉस बीटा कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कॉस बीटा। तो देखिए ये एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है। अब बताइए कॉस बीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये हो गया बेस, बीटा के लिए ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, कॉस बीटा इज इक्वल टू एपी डिवाइडेड बाय ओपी। एपी का वैल्यू कितना है, वाई, और ओपी का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर जो है एक्स वाई या जेड एक्सिस कोई भी एक्सिस हो जाए, उसके साथ जो एंगल बनाएगा उसका कॉस का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, कॉस का वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। याद रहेगा ये बात, हाँ या ना। ठीक है। तब देखेंगे ये जो आपने कॉस अल्फा निकाला, देखिए तो कॉस अल्फा का वैल्यू और यूनिट वेक्टर में आई कैप के पहले जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू, क्या ये दोनों सेम है, कॉस बीटा का वैल्यू और यूनिट वेक्टर में जे कैप के पहले जो कांस्टेंट है, क्या ये दोनों सेम है ना जी, सेम कि नहीं है सेम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कभी कॉस अल्फा के लिए एंगल उंगल नहीं दिया रहे तो आप सिंपल क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर में आई कैप के पहले जो कांस्टेंट है वो कॉस अल्फा होगा, और जे कैप के पहले जो कांस्टेंट है वो कॉस बीटा। याद रहेगा, हाँ या ना, क्लियर है, समझ गए बात। हाँ, क्या क्या बीटा की जगह पे, कॉस बीटा के जगह पे जे कैप के पहले जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे, कॉस अल्फा के जगह पे आई कैप के पहले जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो कोई भी वेक्टर एक्स वाई या जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसके हम कॉस लेंगे और इसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। कोसाइन ऑफ द एंगल मेड
by the vector. Cosine of the angle made by the vector with coordinate axis. हाँ, is known as, ठीक है, cos अल्फा में ओ बाय ओपी होगा, हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं ना, ओपी, ठीक है, कॉपी कीजिए, कॉपी करेंगे फास्ट। ये सब आप लोगों को पहले ही पता है, कैसे स्लाइड कर दी है थोड़ा सा।
ओके बाबू। तो ये हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया कितने एक्सिस में? दो एक्सिस में। और हम लोगों को इसी तरह से वेक्टर को रिजॉल्व करने बोला जाता है तीन एक्सिस में भी। कितने एक्सिस में? तीन में। तो दूसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे इन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तीन एक्सिस में इस बार। तो इस बार इसको एक्स एक्सिस ले लिए, इसको वाई एक्सिस ले लिए और इसको जेड एक्सिस ले लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है P और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x कामा वाई कामा जेड। एक्स वाई जेड, है ना? देखिए इधर, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का पोजीशन बता रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, है ना? अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसको वेक्टर आर से लिखते हैं ना। अब देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, x y और z है। x मतलब x एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर काम करता है? आई कैप। तो हम लोग इसको x को क्या करेंगे? आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू आई कैप प्लस ये y है, ये कोऑर्डिनेट y है ना, मतलब ये किधर आ रहा है? कौन सा एक्सिस में? y एक्सिस में। और y एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर? तो इस y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? j कैप से। और ये z कोऑर्डिनेट है, ये किधर आ रहा है? z एक्सिस में। z एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर? k कैप। तो प्लस z इंटू k कैप। आसान है ना बनाना? हाँ या ना? इसके बाद आपको बोला जाएगा, बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड आर। जब x और y था तो क्या लिखते थे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, और जब z भी आ गया तो क्या लिखेंगे? प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर हमको बोला जाएगा इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यूनिट वेक्टर along the direction of वेक्टर आर, तो वेक्टर आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो आर कैप। और ये होता क्या है यूनिट वेक्टर? तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है ना। तो आपने वेक्टर को क्या लिखा है? वेक्टर कितना है? कितना लिखे हैं वेक्टर को? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई कितना? मॉड कितना निकाले हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कर दीजिए अलग अलग। क्या होगा अलग अलग होके? आर कैप इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस जेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के कैप। ये आ गया यूनिट वेक्टर। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद क्या बताना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने आपको बताया डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। तो वेक्टर जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, इसी का कॉस ले लेते हैं हम लोग। तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं एंगल अल्फा है,
y के साथ एंगल बीटा है और z एक्सिस के साथ एंगल गामा है। ठीक है, तो आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बताना है। तो कॉस अल्फा अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था कि जब आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इधर देखिए, इधर बाद में बात करेंगे, जब आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो आई कैप के पहले जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद कॉस बीटा क्या होगा, वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और लास्ट में कॉस गामा है, ये क्या होगा, के कैप के पहले जो कांस्टेंट है कितना है, जेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे ना, तो उसमें आई कैप के पहले जो कांस्टेंट है हमेशा कॉस अल्फा होगा, जे कैप के पहले जो कांस्टेंट है हमेशा कॉस बीटा होगा, और के कैप के पहले जो कांस्टेंट है वो हमेशा कॉस गामा। याद रहेगा? ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। लिख लिए बच्चे लोग? हो गया। लिखेंगे क्वेश्चन।
बोले, लिखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is given as 2 comma minus 1 comma 2, 2 comma minus 1 comma 2. Coordinate of a point is given as 2 comma minus 1 comma 2. Full stop. Find नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में, नंबर 1 में पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। नंबर 3 में लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। और नंबर 4 में लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, नंबर 4 में लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। बनाइए जल्दी जल्दी। बन गया। एग्जाम में बनाएंगे, पूरा एक्सप्रेस करके बनाएंगे। गुड गुड। बनिए बच्चे लोग। क्वेश्चन ने बोला कि एक पॉइंट है x कॉमा y कॉमा z पे, टू कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, यही दिया गया है। आपको बोला गया कि बताइए, सबसे पहला सवाल कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा। तो मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर कितना है, r है ना। तो पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया, पोजीशन वेक्टर बताइए, पोजीशन वेक्टर। हम लोगों ने पढ़ा है पोजीशन वेक्टर को r से अगर लिखते हैं तो ये क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बताइए एक्स की जगह कितना है 2, वाई की जगह -1 और जेड की जगह 2, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस -1 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये -1 इंटू प्लस -1 और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये पहले का आंसर आया, आया ना। दूसरा है क्या, मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर।
मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब मॉड आर बताना है, हाँ या ना। तो मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ आई के पहले जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के पहले जो कांस्टेंट है इसका स्क्वायर प्लस के पहले जो कांस्टेंट है इसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 + 4 कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोले तो कितना 3। तो मॉड आर भी मिल गया हम लोगों को, है ना। इसके बाद क्या बताना था बच्चों, यूनिट वेक्टर बताना है। क्या बताना है, यूनिट वेक्टर। आपने पढ़ा है यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है, यही बात बताए ना। तो आपके पास वेक्टर है कितना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाई मॉड कितना है 3। तो आर कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 i कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, यही होगा, हाँ या ना। इसके बाद क्या पूछा बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ना। तो यूनिट वेक्टर में आई कैप के पहले जो कांस्टेंट है वो कॉस अल्फा है, मतलब कितना आ जाएगा 2/3। इसके बाद कॉस बीटा इज -1/3, माइनस के साथ है ना, और कॉस गामा कितना होगा 2/3। अब देखिए ये डायरेक्शन कोसाइन को लिखने का तरीका है कुछ, क्या तरीका है, पहले कॉस अल्फा का वैल्यू लिखते हैं 2/3, फिर कॉस बीटा का लिखते हैं -1/3, फिर कॉस गामा का लिखते हैं 2/3। एग्जाम में सॉल्यूशन ऐसे ही करके लिखना है डायरेक्शन कोसाइन के लिए, है ना। ये आप ब्रैकेट में जब ऐसे लिख देंगे ना तो टीचर समझ जाएगा ये कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े अगला सवाल, बन गया सबका, लिख लिए बाबू। बोले लिखेंगे a vector makes an angle of a vector makes an angle of 30 degree, 60 degree and 90 degree with with x-axis, y-axis and z-axis respectively, with x-axis, y-axis and z-axis respectively. First of find direction cosine. Find डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन बनाइए जल्दी से। देखिए इधर क्वेश्चन बोल रहा है एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा बाबू 30, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा बच्चों 60 और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90। आपको क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा बोले तो कॉस 30
और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। इसी तरह से cos बीटा बोले तो cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और फिर cos गामा बोले तो cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो आंसर जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? √3/2, 1/2, 0। इस तरह से आंसर लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन का, है ना? समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आई कैप। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आई कैप। जीरो होगा। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आई कैप, है ना? हाँ, ठीक है, बनाइए। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। एक्स, वाई, जेड। आपसे सवाल क्या पूछा गया है? फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ। सबसे पहले तो ये बताइए आई कैप किधर काम करता है? एक्स एक्सिस में। तो आई कैप को हम किधर काम करवाएंगे? एक्स एक्सिस में। अब बताइए ये आई कैप एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगा? ये 90 डिग्री है। दोनों सेम लाइन पे है तो 0 डिग्री है ना। वाई एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगा? 90 का एंगल बनाएगा। और जेड एक्सिस के साथ भी कितने का एंगल बनाएगा? 90 का, हाँ या ना? अब निकालिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। निकलेगा कॉस अल्फा बोले तो कॉस जीरो का वैल्यू 1, है ना? फिर है कॉस बीटा बोले तो 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना है? 0। और इसके बाद है कॉस गामा बोले तो कॉस 90 का वैल्यू 0। ठीक है, तो अल्फा 1, कॉस बीटा 0, कॉस गामा 0। तो आंसर क्या लिखेंगे? 1,0,0। चलिए कॉपी करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे फिर, है ना?
बन जाएगा बाबू। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट यूनिट वेक्टर पूछा है, दूसरे में डायरेक्शन को साइन, हाँ या ना। आपको तो दे दिया है वेक्टर आर इक्वल टू कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर हम पूछ दें कि इसका मॉड कितना होगा तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आई के पहले कितना कांस्टेंट, वन, तो वन का स्क्वायर, जे के पहले कितना कांस्टेंट, वन, तो वन का स्क्वायर, के पहले कितना कांस्टेंट, तो वन का स्क्वायर। क्योंकि सब आई जे और के लिखे मतलब पहले कांस्टेंट कितना है, वन है, तभी ना लिखे आई जे के। तो फिर ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन कितना आ गया, ये रूट थ्री। अब क्या, अब यूनिट वेक्टर नहीं निकाल लेंगे आसानी से, क्या होगा यूनिट वेक्टर, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय मॉड, इसका कितना है रूट थ्री, तो ये कितना आ गया, वन बाई रूट थ्री आई कैप प्लस वन बाई रूट थ्री जे कैप प्लस वन बाई रूट थ्री के कैप। पहले सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद दूसरे में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा। यूनिट वेक्टर में आई कैप के पहले जो कांस्टेंट है वही क्या है, कॉस अल्फा है, तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई रूट थ्री। कॉस बीटा कितना लिखेंगे, वन बाई रूट थ्री। कॉस गामा को भी कितना लिखेंगे, वन बाई रूट थ्री। क्या होगा आंसर में, क्या लिखेंगे, वन बाई रूट थ्री कॉमा वन बाई रूट थ्री कॉमा वन बाई। ये क्वेश्चन होमवर्क बना के आएंगे, है ना, बन जाएगा। आर कैप इज इक्वल टू 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप प्लस एम के कैप। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, हो जाएगा ना। ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पहला पार्ट ओवर हो गया। कल आप लोगों को पढ़ाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।